नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने चुनावी जमावट शुरू कर दी है। जहां 15 साल बाद सत्ता से बाहर होने वाली बीजेपी के लिए प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने बस्तर का दौरा कर अपनी कोई सियासी जमीन मजबूत करने में लगा दिया है, तो वहीं खास बात यह है कि पुरंदेश्वरी के इस दौरे में बीजेपी का कोई बड़ा नेता शामिल नहीं है। कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी पर तंज कस रही है। उधर कांग्रेस अपने छत्तीसगढ़ मॉडल को पूरे देश में हिट होता देख दम भर रही है, क्योंकि कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व ने सीधे तौर पर तारीफें करनी शुरू कर दी है। और अब कई जगह हम देख रहे हैं कि खुद प्रधानमंत्री मोदी भी छत्तीसगढ़ के मॉडल को कहीं ना कहीं अपनाने की बात कहते नजर आ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की सियासत इन दिनों बड़ी दिलचस्प हो चली है। राहुल गांधी के बस्तर दौरे के बाद डी पुरंदेश्वरी फोकस्ड हो गई हैं बस्तर पर, ऐसा लग रहा है। लेकिन बड़े नेताओं की, रायपुर के नेताओं से दूरी क्यों बना ली गई, यह भी बड़ा सवाल है। क्या कुछ टटोलने पहुंची हैं वो वहां? इस पर करेंगे आज आपकी बात। तो डी पुरंदेश्वरी छत्तीसगढ़ में बस्तर के दौरे पर हैं। क्या बोल रही हैं वो, क्या चल रहा है बीजेपी के संगठन में, एक बार सुनते हैं उनका बयान, फिर आगे बढ़ते हैं। शायद सोचे होंगे कि 15 साल हमने बीजेपी को देख चुके, इसलिए एक बार कांग्रेस को देखेंगे, ऐसा भी सोचे होंगे ना। ऐसा नहीं है कि हमारे कार्यकर्ता बैठ गए, यानी कि ये ठेकेदार अपने वाले हैं, उनको खड़ा करके वहां पे भी घोटाला हो रहा है। और जैसे स्कूल्स में फर्नीचर के बारे में भी एक बार हम देखेंगे, तो वहां पे भी जो फर्नीचर इज बीइंग गिवन टू स्कूल्स, वहां टेंडर नहीं बुलाई जाती है, पर अपने लोगों को, अपने चाहते हुए लोगों को वो काम दे देते हैं ताकि पैसे फिर राउंड करके उनके ही जेब में आ जाएं। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की प्रभारी अगर बस्तर के दौरे पर हैं तो रायपुर में तो सियासी पारा गर्म होगा ही। क्या कह रहे हैं सीएम बघेल और एक्स सीएम रमन सिंह, जरा ये भी सुनिए। पुरंदेश्वरी जी ने वहाँ जो थूका ना, भारतीय जनता पार्टी पूरा साफ हो गई। बिल्कुल स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी नया नेतृत्व खोज रही है और ये पुराने जो लोग हैं उसको दरकिनार करना चाहते हैं। जो इतने साल तक रहे हैं उनके साथ ऐसा अपमानजनक व्यवहार उनकी पार्टी के द्वारा हो रहा है, ये तो बेहद चिंतनीय है। लोगों की तकलीफ ये होती है, हमारा संगठन की एक बड़ी सामान्य प्रक्रिया है। हमारे प्रभारी जो बनते हैं, वो चाहे नितिन नवीन जी हो, चाहे पुरंदेश्वरी जी हैं, इनका न केवल प्रदेश के मुख्यालय में बल्कि दूरस्थ अंचल के सीधे जिले के संगठन से बातचीत करना, और ये मान्य परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी में होता है। आने वाले समय में सभी जिला मुख्यालय में जाके सीधी बातचीत करने का उनका क्रम रहता है, उसको कर रहा है। इसमें यदि प्रभारी यहाँ आके दौरा करती हैं उसके बाद भी इनको दुखी होते हैं कि क्योंकि इनके प्रभारी तो चुनाव के समय आते हैं और किस काम के लिए आते हैं प्रभारी पूरी छत्तीसगढ़ की जनता जानती। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए सवाल देख लेते हैं और फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। हमारे सवाल आपको हम बताते हैं। एक साल बाद इलेक्शन, कांग्रेस बीजेपी में ले ली है पोजीशन। बस्तर में पुरंदेश्वरी बढ़ाएंगी ताकत, कांग्रेस भी बढ़ा रही है सदस्यता। अब जमीनी स्तर पर काम करने का वक्त आ चुका है। छत्तीसगढ़ में 2023 का मिशन, बीजेपी कांग्रेस में बढ़ी टेंशन। तो आइए सीधे रुक करते हैं अपने खास मेहमानों का। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पीसीसी महामंत्री अमरजीत चावला जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है अमरजीत जी आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं नरेश गुप्ता जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत है नरेश जी आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और मनीष गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, बस्तर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका मनीष जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले मैं आता हूं नरेश जी आपके पास। नरेश जी, मैं आपसे सीधे तौर पर पहला सवाल वही करता हूं जो सीएम बघेल साहब कह रहे हैं कि नया नेतृत्व खोजा जा रहा है और इसीलिए पुरानों को दरकिनार किया जा रहा है। कुछ ऐसा चल रहा है क्या सर? शायद भूपेश बघेल जी जो मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के, वो भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली से घबरा गए, दहशत में आ गई। ये पार्टी उनकी डर रही है।
भारतीय जनता पार्टी शुरू से ये प्रक्रिया में लगी हुई है। आज बस्तर का दौरा कर रही हैं। इसके पहले जब वो रायपुर दौरे पे आई थी, 4 दिन रुकी थी, तो वो मुंगेली गई थी, बिलाउदा बाजार गई थी, कंवरधा गई थी। अभी भी इस दौरे के साथ ही साथ हमारे सह प्रभारी नितिन नवीन जी सरगुजा के दौरे पर हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का रूटीन दौरा है, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की कार्य करने की शैली है, और इस शैली के तहत वो लगातार अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क करते हैं और उनसे फीडबैक लेते हैं, उनको फीडबैक देते हैं, उनको समझते हैं और अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली उनको बताते हैं। ये रूटीन प्रक्रिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब दहशत में आ गई है, जनता उनको नकारने जा रही है, अब वो इसलिए ये सारी चीजें पैदा हो रही हैं। जी जी बिल्कुल। तो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी कार्यप्रणाली है, इसे किसी दूसरे राजनीतिक दल को तो चर्चा ही नहीं करना चाहिए। जी ठीक है। अमरजीत चावला जी सर, क्या आपको मैं लगता अपना है सिस्टम पे काम करने वाला हूं, आपको क्या है उससे? ठीक है अमरजीत चावला जी, जो दलील दे रहे हैं नरेश जी कि पहले भी लोग आते रहे और दौरों पे जाते रहे जिलों में, लेकिन क्या वाकई में इस तरह से जाते रहे कि बड़े नेताओं से दूरी होती रही है? क्योंकि बेहतर आप लोग समझ पाएंगे उस चीज को, या ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि सबसे कहा है कि आप लोग दूरी रहिए, हम देख लेते हैं अपना जो करना है हमें? अभिलाष जी, आपके सवाल में ही आपका जवाब छुपा है। जाते रहे हैं लेकिन ऐसा कभी नहीं गए कि साथ में नेता प्रतिपक्ष नहीं, साथ में प्रदेश अध्यक्ष नहीं, साथ में पूरे मुख्यमंत्री नहीं। नरेश जी ये बात तो छुपा ये गए अपने आप में इस बात का पहली बार घोतक अकेली गई है मैम। नरेश जी आप स्पष्ट कर दें। नरेश जी देखिए, मैं तो आपको बताया ना। नहीं अभिलाष जी, मैंने आपको बताया। इसके पहले वो कवर्धा के दौरे पे थी, मुंगेली के दौरे पे थी, बलौदा बाजार के दौरे पे थी। ठीक है। और उनके साथ उस दौरे में एक भी व्यक्ति उस क्षेत्र, उस जिले के प्रभारी के छोड़ और कोई नहीं हुआ करता है। अच्छा ठीक है। और ये प्रक्रिया आज से नहीं, पिछले मेरे जो याददाश्त है मध्य प्रदेश के समय से भी, 1993 से जो मैं देख रहा हूँ इन सिस्टम को, ठीक है, तब से ये प्रक्रिया है। तो कैलाश जोशी जी भी जब बात करने आते थे, उस समय में मैं कैलाश जोशी जी का विजिट बता रहा हूँ, वो डायरेक्ट जिलों पे उस टाइम मुंगेली जैसे तहसील कार्यालय तक बहुत अच्छी सियासत कैलाश जी अकेले आया करते थे। संगठन उस टाइम आप बीजेपी का संगठन उस समय से लेकर आज तक की प्रक्रिया बता रहा हूँ। ठीक है चावला जी, अगर ऐसा रूटीन है बीजेपी का संगठन के काम करने का तरीका, तो कहां मौके तलाश लेती है कांग्रेस मजे लेने के? देखिए, बात मजे लेने की नहीं है, बात हंसी की है। क्या होता है, सच्चाई ये है जो सर बता नहीं पा रहे हैं गुप्ता साहब, वो सच्चाई ये है कि पुरंदेश्वरी जी ने छत्तीसगढ़ में आने के बाद ये अच्छी तरह से समझ लिया कि 15 सालों में जो पाप और भ्रष्टाचार छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था, तो जो भाजपा के नेता है छत्तीसगढ़ के, ये किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहे। तो पुरंदेश्वरी जी को मालूम है कि सिर मुड़ाते ओले पड़ेंगे, इसलिए वो उनको किनारा कर रही है। और छत्तीसगढ़ के भाजपा के किसी नेता को इसीलिए वो अपने साथ लेकर नहीं जा रही हैं कि उनके जाने से उनको मालूम है कि जो पाप इन्होंने किए वो पाप फिर सामने आ जाएंगे। हालांकि वो अकेले भी जाएंगी तो कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, अभिलाष जी 1 मिनट समय देंगे कि देखिए, एकदम स्पष्ट है, छत्तीसगढ़ में जो भी आएगा उसको इस बात को समझना होगा कि ये परम पूज्य गुरु घासीदास की धरती है, ये परम पूज्य माता कर्मा और शहीद वीर नारायण सिंह की धरती। यहां पे असंसदीय भाषा का प्रयोग जो करेंगे, जैसे इन्होंने थूकने वाला बयान दिया था, और तो इनके थूकने वाले बयान के बाद सबसे पहले चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए, उसमें छत्तीसगढ़ के 14 के 14 महापौर कांग्रेस के बना के छत्तीसगढ़ की जनता ने इनके मुंह में थूक दिया। ना, अरे आप ऐसे आप आपत्ति दर्ज करते हैं और आप भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। चावला जी, चावला जी, आप लोग आपत्ति दर्ज करते हैं, फिर आप भी ऐसी भाषा का। चलिए मनीष जी के पास चलते हैं। मनीष जी, मुझे सर ये जानना है, मेरी बड़ी दिलचस्पी है कि क्या वाकई में बीजेपी के संगठन का ये तरीका रहा है कि तमाम लोगों से दरकिनार, दूर और 1 to 1 सीधे संवाद किया जाए बस्तर में जाकर, या इस बार कुछ नया देख रहे हैं आप? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ जब राज्य का जब से गठन हुआ है तब से इस प्रकार की परंपरा नहीं रही है। पहले जरूर रहा है, लेकिन उसके बाद जो है सामूहिक नेतृत्व की बात करती रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी राष्ट्रीय या प्रदेश प्रभारी आते रहे हैं, सारे लोग सामूहिक रूप से दौरा करते रहे हैं, और व्यक्तिगत रूप से वो तो मतलब वहां पर कार्यकर्ताओं से बातचीत तो होती रही है। लेकिन ये पहली बार है कि चूंकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विधानसभा चुनाव में जिस तरह से करारी पराजय हुई है,
उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो उसके 2 सालों तक जो है वो सही ढंग से विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पाई। इसके बाद अभी हाल ही में जो नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं उसमें भी करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी को। तो निश्चित रूप से अभी जो इनकी प्रदेश प्रभारी आई हुई हैं, इन्होंने जो दंतेवाड़ा, कोंडागांव और कांकेर में जो बैठक ली है, उन कार्यकर्ताओं से हमारी बात हुई है। उन्होंने गहरी निराशा जताई है कि विधानसभा के 3 साल के बाद भी अगर हम नगरीय निकायों में इस प्रकार से करारी शिकस्त झेल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सर्वविदित है कि कहीं ना कहीं संगठन में या कहीं ना कहीं नेतृत्व में जो है वो कोई ना कोई फॉल्ट है, सब चीज ठीक नहीं है। और जिस ढंग से इनकी बैठकें हुई हैं, उन बैठकों में इन्होंने अलग अलग बैठकें ली है और सभी लोगों ने खुल करके, जैसे दंतेवाड़ा की बात करें, दंतेवाड़ा में भी जो इन्होंने 1-to-1 बैठक ली है, जनप्रतिनिधियों की बैठक ली है, संगठन की बैठक ली है, इसके अलावा जो मोर्चे और प्रकोष्ठों की अलग अलग बैठक ली है, सारे लोगों ने एक सुर से बोला है कि आपकी लीडरशिप में अभी भी वो दम्भ दिखता है जिसके चलते कार्यकर्ताओं से उनकी दूरी मिटी नहीं है। और यही कारण है कि कार्यकर्ता अभी भी जो है वो मुख्य रूप से सामने नहीं आ पा रहे हैं। लीडरशिप वही है, वही 15 साल से जिन लोगों ने सत्ता में अपनी भागीदारी निभाई थी, वही लोग आज संगठन में काबिज हैं। जो लोग उपेक्षित थे वो लोग आज भी उपेक्षित हैं। ये कारण है कहीं ना कहीं इस दौरे में पुरंदरेश्वरी के जो अभी हाल ही के जो दौरे में ये बात निकल करके आई है और उन्होंने कार्यकर्ताओं से निराशा भी जताई है। ये अलग बात है कि उन्होंने कांग्रेस पर हमलावर होकर के बहुत जबरदस्त हमला बोला है और मतलब सरकार पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और जो अपराधीकरण, इस पर उन्होंने सरकार की नीति और नियत पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस की जम करके आलोचना की है और उन्होंने कांग्रेस के इस चरित्र को दम्भी चरित्र बताते हुए ये भी कहा है कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में ये राज्य अपराधियों का अड्डा बन जाएगा। ठीक है सर, मैं एक चीज और अमरजीत जी और नरेश जी आपके पास आने से पहले अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये मामला चुनावों की तैयारी और बीजेपी कांग्रेस के घमासान से जुड़ा हुआ है। आज बड़े फक्र के साथ सीएम भूपेश बघेल ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में क्या था? उस ट्वीट में उन्होंने बताया कि वो कैसे गोधन से लोगों को आर्थिक तौर पर मजबूत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को। फिर वो बताते हैं कि उनकी इस योजना को प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में फ्लैगशिप योजना के तौर पर कांग्रेस की शुमार कर रही हैं। और उसी के आगे की बाइट में वो पीएम मोदी की बाइट भी लगाते हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भूपेश बघेल सरकार ने किया है, नाम तो नहीं लेंगे, कि गोबर से भी पैसे कमाने की योजना में लाऊंगा। वो कह रहे हैं लाऊंगा, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि हम ला चुके हैं, और भूपेश बघेल उसी बयान में कह रहे हैं, उस पूरे बुके के अंदर, कि हम ऑलरेडी करके दिखा चुके हैं दुनिया को। ये बयान सुनने जरूरी हैं, इससे पता चलेगा आपका कि बीजेपी क्या वाकई में आप फॉलो कर रही है कांग्रेस की योजना को। देखिए, इन सारे समस्याओं का निदान छत्तीसगढ़ सरकार ने खोजा और उस निर्णय पे हमने पहुंचा कि हम 2 रुपये किलो में गोबर खरीदेंगे। और आज पिछले 1 साल में 60 लाख क्विंटल हमने गोबर खरीदा। 120 करोड़ रुपया जो पशुपालक हैं, जो गोबर विक्रेता, उनके खाते में ऑनलाइन पेमेंट हुआ। आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश में। कम पार्टियां इसके बारे में बात करती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि किसान बहुत त्रस्त हैं। और हमने अपने अनुभव में, जो हमारी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने एक पूरी योजना बनाई कि इससे हम किस तरह से इस समस्या को हम हल कर पाए। इसके मुख्य बिंदु हमारी उन्नति विधान में है। छुट्टा जानवरों से जो परेशानी होती है उसे दूर करने के लिए 10 मार्च के बाद नई व्यवस्थाएं बनाई जाएगी। भाइयों बहनों, जो पशु दूध नहीं देता है उसके गोबर से भी आय हो, ऐसी व्यवस्था मैं आपके सामने खड़ी कर दूंगा भाइयों। और एक दिन ऐसा आएगा कि छुट्टा जो पशु है ना, लोगों को लगेगा यार घर में इसको बांध लो, इससे भी कमाई होने वाली है। चलिए नरेश गुप्ता जी के पास आता हूं। नरेश जी, बड़ा दिल दिखाएंगे आप? कहेंगे कि हां कुछ योजनाएं थी जो अच्छी हैं, एग्जीक्यूशन को लेकर के आप आरोप लगा दीजिएगा, आपकी मजबूरी है, लेकिन
जो पूरा विचार था उसी को लेकर के मोदी जी आगे बढ़ रहे हैं सर। बड़ा दिल दिखा करके क्या आप कहेंगे, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे सर? देखिए आप अभिलाष जी 2019 के बजट पे जाइए, भारत सरकार के 2019 के बजट पे जाएंगे तो आपको सारी योजनाएं दिख जाएंगी। ठीक है, 2019 का बजट चले जाइए भारत बिल्कुल चले जाते हैं, बताइए सर। उस पे सारी स्कीम आपको उल्लेखित मिल जाएगी। जिस बात को मैंने पहले भी उल्लेखित किया था, वो उन्होंने गौ के गोबर से, उसके उनके पेशाब से, इस सारी चीजों को लेकर जो प्रक्रिया करने का जो उन्होंने बजट प्रावधान किया था, सारे स्टेट्स के लिए एलोकेशन किए थे, वो उसको जाके समझ में आएगा कि क्या डेवलपमेंट था। ये आज की स्कीम नहीं है साहब, ये स्कीम 2019 पे भारत सरकार ने लॉन्च की हुई है ये स्कीम। उसको आप थोड़ा सा बजट देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा। सर 2019 में लॉन्च की हुई स्कीम आप पीएम मोदी साहब उसको बेच रहे हैं, क्या चक्कर क्या है सर? आप क्यों कह रहे हैं ये बात? अब तक तो एग्जीक्यूशन हो जाना था। खड़ा कर दूंगा कह रहे थे सर, वो खड़ा कर दूंगा, अब तक तो हो जाना था सर। देखिए खड़ा कर दूंगा, देखिए दो इशू है। हाँ। देखिए वो इफेक्टिव नहीं हुआ, देख दो इशू है साहब। वो इफेक्टिव की एजेंसी कौन सी है? भारत सरकार तो इफेक्टिव कराने की एजेंसी नहीं होती ना। तो सर यूपी में बात कर रहे हैं ना, यूपी के लिए कौन बोल रहे होती हैं। है? स्टेट आप यूपी गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं क्या सर? तो यूपी के लिए भी ठीक है ना। हाँ ठीक है सर। नहीं, देखिए वो एजेंसीज आती हैं और किसी चीज को इंप्लीमेंट करने में, आज छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा पैसा इन्होंने दे दिया 60 लाख टन का, लेकिन आज रायपुर शहर में एयरपोर्ट जाओ तो आपको समझ में आ जाएगा कि रात में यदि लाइट गोल हो गई तो आप पहुंच पाओगे कि नहीं एयरपोर्ट से आके पाओगे कि नहीं। ये स्थिति रायपुर शहर की है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से गौ माताएं बहुत कम संख्या में होगी, तो ग्रामीण क्षेत्रों की कल्पना करें। ठीक है, ये तो सिर्फ बोलने की बात। चलिए अमरजीत चावला जी, ये पूछना चाहोगे तो लाइफ थ्रेटन हो जाता है उनका लाइफ थ्रेटन हो जाता है, वो जानकारी नहीं देते हैं। ठीक है अमरजीत चावला जी, जान माल की हानि हो जाएगी इसलिए आरटीआई में हम नहीं देंगे। जी अभिलाष ठीक है अमरजीत चावला जी, इतनी अच्छी योजना चला रहे हैं आप। बच्चा ये कहता है ना कि नहीं अमरजीत जी, देखिए इतनी अच्छी योजना चला रहे हैं तो फिर ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रखते? क्यों नहीं आप जानकारियां देते हैं इन तमाम चीजों को लेकर के? अब तो आपको सर्टिफिकेट प्रियंका गांधी जी ने भी दे दिया और मोदी जी भी कह रहे हैं कि योजना लाएंगे जो लगभग इसके आसपास है, तो कम से कम ट्रांसपेरेंसी, ये तो फ्लैगशिप योजना बन गई ना अब आपकी, इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी बरतिए थोड़ी। हाँ बिल्कुल। आप देखिए नहीं देखिए अभिलाष जी, ऐसा है कि जैसा मैंने कहा ना कि छत्तीसगढ़ का बच्चा अगर आज बोलता है जो कहा सो किया, भूपेश है तो भरोसा है, वो इसीलिए क्योंकि उन्होंने जो कहा वो किया और आज उसको लोग एक्सेप्ट कर। और ये जैसे अभी गुप्ता साहब ने कहा कि एजेंसी, तो भैया बारदाना वितरण की एजेंसी किसके पास है? सेंट्रल पूल से धान खरीदने की एजेंसी किसके पास है? उसके बावजूद हमने रोना नहीं रोया, हमने देश में सर्वाधिक धान खरीदने काम किया कि नहीं किया? तो ये मतलब बहाने मत ढूंढो, अगर गलती है बड़ा दिल दिखाए, उसको स्वीकार करें और उस चीज को स्वीकार करें। जैसे आज मोदी जी ने स्वीकार किया कि गोधन न्याय योजना, इनके तो एक पूर्व मंत्री ने आरोप लगा दिया था कि गोबर खरीदी में भ्रष्टाचार हो रहा है। आज हमको नगरीय नहीं, चलिए ये साबित कर दें, ये साबित कर दें, ये साबित कर दें। मैं तो आरटीआई लगा दिया, मैं तो साबित कर दें ये अभिलाष जी 72 आरटीआई में बोला जान माल की हानि हो सकने की संभावना है, इसलिए नहीं देंगे हम जानकारी। आप बोलो तो उसी पे 72 लोगों पे चर्चा कर लेंगे हम। ना नरेश जी, मैं तो चैलेंज करता हूं नरेश जी, अगर बात नहीं, नरेश जी अगर आरटीआई, नरेश जी अगर 7 आरटीआई भी आप दे देंगे तो ये जवाब दे या ना दे, हम सवाल उठाए, हम पूछेंगे सर, मैं आपसे वादा करता हूं। आप अगर मुझे मुहैया करा सके, हमारी टीम को मुहैया करा दीजिए, में आरटीआई पहुंच जाएगी। बिल्कुल, और हम सवाल पूछेंगे, चावला जी से पूछेंगे। आपके माध्यम से एक सवाल आरटीआई पहुंच जाएगी साहब। अभिलाष जी आपके माध्यम से एक सवाल पूछना चाहूंगा मैं। जी बोलिए। 24 घंटे का समय दीजिए, आपके दफ्तर में पहुंच जाएगा। शुक्रिया सर। जी मैं सिर्फ बोलता सारी चीजों को दरकिनार कर दे। गुप्ता साहब सिर्फ एक चीज बता दे कि आज इनके प्रांत संचालक जो है आरएसएस के कोंडागांव में थे, आज उनसे अकेले में पुरंदेश्वरी जी की जो मुलाकात हुई, उसमें सर संचालक जी ने जो इनको पूरे 15 साल के पाप को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो शिकायतों को लेकर पुरंदेश्वरी जी से बताया। मेरा दावा है अगर इनमें जरा भी नैतिकता है तो ये बता दे कि इनको सर संचालक ने आज भाजपा का कौन सा दर्द और कार्यकर्ताओं की कौन सी शिकायत। गुप्ता जी प्लीज जल्दी बताइए सर। सच्चाई तो ये कि आज इनको भी समझ। ठीक है गुप्ता जी बताइए। बता दीजिए। सरकार में बहुत
जो पूछा उसका जवाब दीजिए। चावला जी मुझे जवाब दीजिए। दीजिए, मैं पूरी दीजिए। संजीदगी के साथ भूपेश बघेल सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूं और इसकी जांच करनी चाहिए, जिसकी पुष्टि चावला जी ने कर दी है कि सरकार जासूसी करा रही है। यदि दो 1-to-1 बात कर रहे हैं दो व्यक्ति, तो इनको उसकी जानकारी कैसे हो गई? सरकार ने मतलब वहां पर क्लिपिंग लगाई है, वीडियो सेटिंग कर ली है। अरे और सर, ऐसी कोई चर्चा नहीं सर है। ऐसा मत ये बोलिए, वो claim कर पेगासस रहे ले हैं, आएंगे सर। मतलब सरकार जासूसी करा रही है। सर हमारी वो पेगासस जासूसी ले आएंगे करा रही है सर। साहब। गुप्ता और जी आज सुनिए ना, कोंडा गांव में, ऐसे मुद्दे आज मत छेड़िए, वो पुरंदेश्वरी पेगासस ले कोंडा आएंगे, गांव मेरा में डिबेट थी चला नहीं। जाएगा सर। वो देखिए, पेगासस उठा लेंगे कि पहले बोल दिया नहीं की, फिर बाद में खरीदा कर दिया, इसलिए छोड़िए। आज पुरंदेश्वरी जी कोंडा गांव में नहीं, सर संचालक से उनकी मुलाकात हुई कि नहीं हुई? ठीक है, मैं मनीष जी के पास आता हूं। मनीष जी, ठीक है मनीष जी, अगर बीजेपी अपने काम को लेकर के इस तरह से रणनीति बना रही है, 1-to-1 बातचीत हो रही है, अगर जो बड़े नेता हैं उन्हें दूर रखा जा रहा है, तो जिस तरह से कांग्रेस इस वक्त खुश है और इस पर तंज कस रही है, क्या यह चिंता करने का विषय होना चाहिए कांग्रेस के लिए कि अब कम से कम अपनी गलतियों को सुधार रही है बीजेपी? नहीं, निश्चित रूप से देखिए आने वाले 2023 में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के मैदान में जाना है, और अगर उनका जमीनी जो अमला है अगर वो तैयार नहीं है, चावला जी की आवाज बना के रखें। वो कहीं ना कहीं से अगर मतलब दिक्कत महसूस कर रहा है, मोटिवेट नहीं है, तो ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की चिंता है। और यही कारण है संभवतः कि जो प्रदेश प्रभारी अकेले इधर से निकली हुई है, और जो इनके नितिन नवीन जो है वो जो उप प्रभारी है वो सरगुजा साइड से दौरा कर रहे हैं। तो जो टॉप लीडरशिप को अगर किनारे किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जहन में है कि यहाँ पर संगठन की क्या स्थिति है, कार्यकर्ता क्यों डिमोरलाइज है। तो वो सारी चीजें निकाल करके मुझे लगता है कि यूपी चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी एक नए फॉर्मेट में, एक नए कलेवर में आएगी, और जो जन भावनाओं के अनुरूप मुझे लगता है कि कोई ना कोई डिसीजन होगा। रही बात कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की अभी एक वर्किंग शुरू हुई है, देखिए 3 दिक्कतें मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर महसूस हो रही हैं जी। पहला तो ये कि 15 साल के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी ने जो नई लीडरशिप खड़ी नहीं की, और यही कारण है कि पुराने लोगों के कंधे पर सवार होकर के आज भी इनका संगठन चल रहा है। जब सत्ता आएगी तो सत्ता में भी यही लोग रहेंगे। बिल्कुल, ये कार्यकर्ता की जो दिक्कत है, मंशा है, वो उस पर सवाल उठा रहा है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है, कहीं ना कहीं ग्राउंड में जो है उनके पास चीजें नहीं है। जिन लोगों के पास लीडरशिप है वो सत्ता में रहे हैं, इसलिए वो अपना मनोबल वो नहीं दिखा पा रहे हैं कि जनता के बीच में जाए और उस टाइप से मुद्दे उठाएं। तीसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की जो ओवरऑल जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि ओबीसी को लेकर के जिस ढंग से कांग्रेस आज एक मुख्य भूमिका निभा रही है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ट्राइबल लीडर्स को लेकर के सामने आती हुई दिख रही है। पर कहीं ना कहीं ट्राइबल एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति मुख्य रूप से सामने नहीं आ पा रही है, जो कार्यकर्ता महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि इनका कार्यकर्ता जो है वो आज भी विपक्ष की सही भूमिका जो है वो निभा नहीं पा रहा है। ठीक है, चलिए नरेश जी, अभी कई बार सियासत में ऐसा होता है कि 15 सालों की सत्ता के बाद नरेश जी हमें कुछ इंतजार करना पड़ता है। वक्त चूंकि कम है, आप बोलना चाह रहे थे, मैं माफी चाहूंगा, लेकिन अमरजीत चावला जी मैं इतना ही कहूंगा कि आप वर्तमान में तो हंस लीजिए कि जिस तरह से रणनीतियां बदली जा रही हैं बीजेपी की और वो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए कि जब दुश्मन या विरोधी जागता है तो समझदार विरोधी हंसता नहीं, तैयारी करता है। क्योंकि अगर इस तरह की चीजें हो रही हैं तो आप और हम जानते हैं कि यही गलतियां की थी बीजेपी ने, और अब उसकी तरफ इतने दिनों बाद सही ध्यान गया है। तो आप लोगों को थोड़ा सचेत रहना चाहिए और छत्तीसगढ़ की जनता को आशान्वित रहना चाहिए कि कम से कम सरकार किसी की आए जाए। अब विपक्ष अगर होगा तो फिलहाल की तरह कमजोर नहीं रहेगी बीजेपी, मजबूत विपक्ष होगा, क्योंकि बीजेपी के पास खोने को बहुत कुछ है नहीं। जाहिर सी बात है, तैयारी चल रही है। समर में कौन जीतेगा कौन हारेगा ज्यादा वक्त नहीं है, पर चावला जी अभी खुश हो सकते हैं। आज का दिन अच्छा था, पुरंदेश्वरी जी से लेकर के मोदी जी तक सबको आज उन्होंने अच्छे से प्ले किया है। बहुत कम ऐसा मौका होता है कि सीएम भूपेश बघेल साहब हमारे पीएम को ट्वीट करके उनके बयान को दिखाएं, पर दिखा रहे हैं। ये सियासत की खूबसूरती भी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत चावला जी, नरेश गुप्ता जी, मनीष जी, आपका इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।